We have done this part in last lecture. This is functions of financial system. We have done this. Okay, let us proceed further. We have institutional setup. See, on the apex position, we have RBI. Now, as you know, what is RBI? RBI is godfather of banks. Earlier, it was shareholder banks. It was established as a shareholder bank, just a small bank. But as the need arose that somebody should be there to look after each one of the banks and its workings. Okay, so RBI was made as a central bank on 1st April 1935. Its working started as a central bank. ठीक है ना, तो ये सब उसके बारे में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, आप जनरली इतना कुछ नहीं लिखने वाले हो। जो आपको आरबीआई के लिए पता है वो बस थोड़ा बहुत यहाँ पे इंट्रो के फॉर्म में आपको डालना है। आरबीआई क्या है? गाइडिंग, मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रमोटिंग अथॉरिटी है। What do you mean by guiding? It guides each and every bank related to its working. Monitoring means उनके rules and regulations वो follow कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. They have to check it. Regulating means are they regularly following all the principles, जो भी rules हैं, laws हैं, उन्हें वो follow करते हैं कि नहीं करते हैं. जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई ने 4% सीआरआर बोला है, तो एवरी फोर्टनाइट उनका 4% सीआरआर कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। 19.5 20% जो भी आपका सिक्योर क्या कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है एसएलआर, वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते बैंक। ठीक है, उतनी लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं जितनी कही गई है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आरबीआई को उनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। कंट्रोलिंग एंड प्रमोटिंग द डेस्टिनी ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की सारी वर्किंग्स को कंट्रोल करते हैं, प्रमोट करते हैं, मतलब उनका एडवर्टाइजमेंट देखना, कौन सा प्रोडक्ट कब इशू करना है मार्केट में, कितने प्राइस पे इशू करना है, ओके, कौन से क्लास ऑफ पीपल इसे खरीद सकते हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट कंपनीज को इशू करना है कि इंडिविजुअल्स को इशू करना है, so you have to decide between that. Okay, so RBI has the authority to decide all these factors. ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है it is a central bank which performs all traditional and modern functions. यहाँ पे modern नहीं लिखा हुआ है, but we know there are certain functions that are innovated in the system of central banking. Yes, वो हम लोग आगे अभी करेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है आरबीआई के? टू रेगुलेट द फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, कितने मार्केट में फंड्स इशू होने चाहिए, फॉरेन रिजर्व्स कितने होने चाहिए, है ना, कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितना इंपोर्ट होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट के साथ कौन डिसीजन लेता है, इसके फैसले कौन लेता है? आरबीआई। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज को रेगुलेट करता है, डेवलप करता है। फिर मेन फ्रॉम पॉलिटिकल, देखो आरबीआई कभी भी, देखो ये बोलने की बात होती है लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है पॉलिटिकल आरबीआई के ऊपर, है ना, वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होगा ही। बट बैठने ये का ही जो, मन नहीं कर रहा लेक्चर। यस, म्यूट एवरीबॉडी, म्यूट। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है वो कि रिमेन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब अगर आपको कोई कहने आएगा कि मेरे पापा ना ये पोस्ट पे हैं, आपको ये काम करना ही पड़ेगा मेरा, नहीं तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, है ना, हम ऐसे इन्फ्लुएंस चलाते हैं ना अपनी। तो बस वो बात है यहाँ पे कि आरबीआई की वर्किंग के ऊपर किसी की इन्फ्लुएंस नहीं चलती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एंड बी इन सक्सेसफुल ऑपरेशंस फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब वो खुद से अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज टू डिस्चार्ज प्योरली सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। अब सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन क्या होते हैं हम अब वो नीचे पढ़ेंगे धीरे धीरे, जैसे नोट इशूइंग अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, टू कंसिस्टेंट विद द नीड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस भी तो मार्केट में स्टेबल रखना है, ज्यादा भी कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग खरीदे ही नहीं मेरे शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज। ठीक है, तो
लोन की प्राइस या फिर जो बैंक लोन इशू करती है उसका प्राइस स्टेबल रखना है। हर एक चीज का प्राइस है ना स्टेबल रखना है। उसका काम कौन देखती है? आरबीआई। ठीक है। उसके बाद है टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया। एवरी बैंकिंग कंपनीज अफेयर्स मतलब उनकी वर्किंग, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके लॉज कौन बनाकर कौन उनको मॉनिटर करता है? आरबीआई। ठीक है। और लास्ट ईयर में आरबीआई अप्रूवल इज नेसेसरी। आरबीआई की परमिशन, अप्रूवल मतलब परमिशन जरूरी होती है। किस किस केस में जरूरी होती है? जब किसी बैंक में किसी भी मैनेजर को, डायरेक्टर को या किसी और को अपॉइंट करना है, जो ऐसी अथॉरिटी है जिससे आरबीआई की जरूरत पड़ेगी। आरबीआई की परमिशन की तब जरूरत पड़ती है जब आप आपकी बैंक में किसी को अपॉइंट करते हो एज अ मैनेजर, डायरेक्टर, एक्सेट्रा। रीअपॉइंटमेंट। अच्छा, आप ना उनका ना टर्मिनेशन आ गया, उनका ना क्या कहते हैं उसको, 5 इयर्स होते हैं ना, जैसे मैनेजर को 5 इयर्स हो गए तो अब उनको टर्मिनेट होना पड़ेगा। तो अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना तो हम उनको रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, उनकी जगह पे कोई और ना रखकर हम उन्हीं को ही रख सकते हैं। उसे कहते हैं रीअपॉइंटमेंट। वो भी आरबीआई की परमिशन लगती है कि सेम मैनेजर को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं। तो आरबीआई उनके उनके पूरे 5 इयर्स की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट देखती है और फिर डिसाइड करती है। ठीक है। या फिर किसी को टर्मिनेट करना है टाइम से पहले, ड्यूरेशन से पहले, समझो 5 इयर्स से पहले मैनेजर को टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट मतलब उनको सर्विस, उनकी चेयरपर्सन से, उनकी उनकी जो पोस्ट है उनसे निकालना है उनको। तो जरूर कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया होगा या कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए होंगे, है ना। या फिर ये समझ लो कि ठीक है चलो टाइम से पहले भी टर्मिनेट नहीं करना है, लेकिन अभी टर्मिनेशन का टाइम आ गया तो भी तो आरबीआई की अप्रूवल लगेगी कि 5 इयर्स हो गए, अब इनको टर्मिनेट करके इनको रखें कि नहीं रखें, ऐसा। नेक्स्ट होता है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव। इन मतलब अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन डिसाइड करना चाहते हो, ठीक है, या उनका टर्म डिसाइड करना चाहते हो, 5 इयर्स होने चाहिए कि 3 इयर्स होने चाहिए। अच्छा, अगर रीअपॉइंट हो रहे हैं तो कितने इयर्स के लिए होना चाहिए? किस किस का? मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ जिन्हें कहते हैं ना। सीईओ कौन होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये बैंक में भी ये लोग होते हैं। तो इनका ही अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, रेम्यूनरेशन, ये सब कुछ कौन अप्रूव करके देता है आपको? आरबीआई। विदाउट आरबीआई अप्रूवल इट इज वेस्ट, मतलब आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आरबीआई कैसे अपॉइंट करते हैं इनको? आरबीआई की अप्रूवल कौन देता है? आरबीआई का चेयरपर्सन। मतलब आपकी कंपनी के लिए, सपोज अभी आपकी कंपनी के लिए मैनेजर को अपॉइंट करना है, तो आरबीआई की ऑफिशियल्स में से एक चेयरपर्सन आता है जो आपकी मीटिंग अटेंड करती है एंड दे परमिट यू, दे गिव द अप्रूवल अंटिल दे साइन ऑन द रिपोर्ट। ठीक है। तो तब तक आप उसको कह नहीं सकते हो कि ये मैनेजर अपॉइंट हो गए, रीअपॉइंट हो गए, टर्मिनेट हो गए, एक्सेट्रा। समझ आया? अब है ना फंक्शंस ऑफ आरबीआई को ना इन्होंने डिटेल में 8th चैप्टर में ऐसा लिखा है कि हमने डिटेल में बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम 8th चैप्टर तक वेट नहीं करना चाहते, अभी पढ़ना है हमको कि आरबीआई के फंक्शंस क्या है। अभी तो पढ़ा है, ये वाली पॉइंट में देखो, ये वाली पॉइंट देखो, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है दिख रहा है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या फंक्शंस होते हैं जो चैप्टर नंबर 8 में वापस रिपीट हो रहे हैं? पता है बहुत सारी चीजें ना हमारे ईएमएफएस में रिपीट हो रही है, तो हम लोग वो रिपीट वाली चीजें फिर से नहीं करने वाले। तो अब हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई। सो कैन यू गाइस टेल मी और राइट मी इन द चैट बॉक्स अबाउट फंक्शंस ऑफ आरबीआई? यस, एक एक करके आप बता सकते हैं मुझे फंक्शंस ऑफ आरबीआई? यस, कैन यू राइट मी? Please write me in the chat box. Issuing notes, Nisha has written. Very good, Nisha. Only and only RBI has authority to issue the notes. जो नोट्स निकल के आते हैं ना, करेंसी आती है हमारे पास, वो कहाँ से इशू होके आती है? मशीन किसके पास है उसको बनाने की? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड निशा, कीप इट अप।
लक्ष्मी प्रिया has answered me money flow in the market. Very good. जिसे हम कहते हैं ना कि कितना मनी मार्केट में फ्लो होना चाहिए, कितना मनी मार्केट में इशू करती है। देखो जितने नोट्स बनाती है सारे के सारे मार्केट में इशू नहीं करती है बैंक, वो बैंक डिसाइड करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से, महंगाई और सस्ताई के हिसाब से, कि कितना मार्केट में मेरा मनी जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कितना मैंने मार्केट में पब्लिश करना है। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो, वेरी नाइस। ओके, तो अब नेक्स्ट किसने आंसर दिया है? सूरज हैज आंसर्ड मी बैंकर ऑफ बैंक। वेरी गुड, इसे कहते हैं बैंकर्स बैंक, इसे कहते हैं बैंकर्स बैंक। दैट मीन्स सपोज, अब देखो बैंक किसके लिए जानी जाती है? बैंक जानी जाती है कि लोन देने के लिए, अगर मुझे लोन चाहिए ना तो मैं बैंक के पास चली जाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बैंक को ये लोन की नीड पड़ गई तो समझो मेरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, मेरी मतलब मेरा बैंक अकाउंट है उधर, ओके, मेरी बैंक नहीं मतलब मेरा बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब हम ऐसे कहते हैं ना मेरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना। तो सपोज मेरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो अब मेरा मुझे लोन की जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊंगी? मेरी बैंक के पास जाऊंगी। कौन है मेरी बैंक? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। किसी की बैंक यूनियन बैंक हो सकती है, किसी की बैंक प्राइवेट आईसीआईसीआई बैंक हो सकती है, एचडीएफसी बैंक हो सकती है ना। तो आप अपनी बैंक के पास जाओगे, रिस्पेक्टिव बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए। लेकिन अगर बैंक को ही लोन की नीड पड़ गई, फंड्स की नीड पड़ गई, तो उनको भी तो फंड्स की नीड पड़ सकती है, जैसे हमें पड़ सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो कहाँ पे जाएंगे लोन उठाने के लिए? आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स और बैंक मैम कहा सॉरी जाता फॉर डिस्टर्बेंस, आपकी है। वॉइस बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? अब ठीक से आ रही है? यस यस मैम। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो बैंकर्स बैंक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर बैंक्स को भी नीड पड़ी फंड्स की, देन आरबीआई हैज अथॉरिटी, आई मीन बैंक्स कैन अप्रोच डायरेक्टली टू आरबीआई to go to RBI and take up the loan. So banks have that authority. Banks have the power to approach RBI for taking up the loan. इसीलिए आरबीआई का नाम रखा गया बैंकर्स बैंक। तो उसका मेन फंक्शन ये भी है कि बैंकर्स बैंक, ठीक है ना। उसके बाद मुझे आंसर किसी ने दिया है सीआरआर, किसने लिखा है ये? लक्ष्मी, ओके, दैट्स गुड। सीआरआर मतलब इस सीआरआर के साथ है ना, सीआरआर और एसएलआर दोनों बोलिए आप। सीआरआर और एसएलआर मतलब सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर इज सिक्योरिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये भी मेंटेन करने की जो परसेंटेज है ना, जैसे सीआरआर 4% है, एसएलआर 25% तक चेंज होता रहता है। तो लास्ट टाइम जैसे 19.50 था, 25 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 20% आ गया। तो ये एसएलआर और सीआरआर की जो रेट्स जो चेंज होती रहती है ना, ये डिसाइड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरबीआई। लोन टू द गवर्नमेंट, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड राहुल हैज रिटन मी द इन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब समझो गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत पड़ गई, तो वो भी लोन कहाँ से उठा सकती है? आरबीआई, ठीक है। Pritesh has also answered me bankers to the government, very good, that's also correct answer that we have already discussed, ठीक है। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स, वेरी गुड रैशनरी। इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना करेंसी के, ठीक है, तो वो भी कौन डिसाइड करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट्स होते हैं वो भी कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, है ना। उसके बाद आपका आता है हाँ ठीक है, बैंक्स को लोन की जरूरत पड़ गई, ये हो गया, ठीक है। बजट डिसाइड करना नेशन का, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई हेल्प करती है। इट इज नॉट द ओनली अथॉरिटी ऑफ द बैंक्स, बेटा प्रीति करेक्ट है, लेकिन वो उसका मेन आरबीआई का फंक्शन नहीं है। वो हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन फंक्शन है, लेकिन उसमें आरबीआई का भी रोल होता है। ओके, तो हम ये बहुत सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वेरी गुड। ऋतुजा हैज आंसर्ड मी
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने का, या फॉरेन एक्सचेंज के कितनी करेंसी रेट्स होने चाहिए, उसके रिजर्व्स कितने मेंटेन करने हैं, वो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स से भी डिसाइड होता है. मतलब एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी थिंक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो उस टाइम पे ये डिसाइड करती है ना आरबीआई कितना एक्सपोर्ट कितना इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट पे कितनी इंसेंटिव देनी है, इम्पोर्ट पे कितनी ड्यूटीज लगानी है ना. वो आरबीआई देखती है बैंक्स के ऊपर या उनके रिजर्व्स को मेंटेन करने के ऊपर. अगर मेंटेन नहीं किया तो पेनल्टी कितनी लगेगी. ठीक है. हाँ, आरबीआई की चेक्स ऑन. बेटा प्रदीप बेटा, आरबीआई की सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो है. आपने क्या लिखा है, आरबीआई की चेक्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट. आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट ही है. आपको कैसे लिखना चाहिए, आरबीआई की चेक्स की चेक ऑन क्या कह सकते हैं, अदर बैंक्स. जो भी मेरी दूसरी बैंक्स है ना, उनके ऊपर उनकी सुपरविजन कौन देखते हैं, उनका वर्किंग कौन देखता है, उनको सुपरवाइज कौन करता है, आरबीआई. तो यू कैन से आरबीआई सुपरवाइजेस अदर बैंक्स. ठीक है. मतलब आरबीआई इज द सुपरवाइजरी अथॉरिटी. RBI has a supervisory authority. That means RBI has the power to look after to the other banks. ठीक है, ऐसा बोला गया. अब प्रीति ने भी एक अच्छा आंसर दिया है, क्रेडिट कंट्रोल करना मार्केट में. वेरी गुड प्रीति, कीप इट अप. अ वेरी गुड आंसर. आई वाज वेटिंग फॉर दिस. बिकॉज देखो बैंक्स है ना, बैंक्स का रियल वर्क क्या होता है बैंक्स का, विड्रॉवल सॉरी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन्स देना लोगों को, to accept the deposits and grant the loans. This is the primary functions of banks, no? तो तो ना आरबीआई क्या देखती है, आरबीआई लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ द बैंक्स. अब बैंक का मेन वर्किंग क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. तो अब डिपॉजिट सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, आरबीआई इशू करती है. आरबीआई की परमिशन से आरबीआई बोलेगी 8% से ज्यादा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी बैंक का, किसी भी बैंक का. तो आप राहुल बेटा म्यूट म्यूट, राहुल नेगी. ओके. तो ना आरबीआई आपको बताती है कि इतने से ज्यादा आपका इंटरेस्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए. आई यू अंडरस्टैंडिंग. जैसे सेविंग बैंक का आज है ना 4% इंटरेस्ट रेट है, लगभग लगभग. देखो इट वेरीज फ्रॉम बैंक्स टू बैंक्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ सब बैंक्स का 4% है, नहीं. इट वेरीज फ्रॉम बैंक्स टू बैंक्स. एक बैंक का 4 होगा, दूसरे बैंक का 5 होगा, तो किसी का 4.25 होगा, तो किसी का 3.6 होगा. तो आरबीआई क्या कहती है, सेविंग बैंक का 3 to 6% तक होना चाहिए बस. सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो कोई भी बैंक उसको 3 से कम और 6 से ज्यादा इशू नहीं कर सकती है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को. सेविंग बैंक मतलब जो आप सेविंग बैंक का अकाउंट ओपन करते हो ना, उस पर जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो ना, वो इंटरेस्ट का जो रेट होता है ना, वो आरबीआई डिसाइड करती है. अच्छा, फिक्स डिपॉजिट का रेट वो भी आरबीआई डिसाइड करती है कि 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 5% से 15% तक होना चाहिए. तो अब आपकी बैंक डिसाइड कर सकती है अपनी मर्जी से कि 5 से 15 के बीच में देखो. आई बात समझ में. अच्छा, ये तो हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. अब आता है ग्रांटिंग लोन्स. तो अब जो पॉइंट लिखी थी ना प्रीति ने, कंट्रोल क्रेडिट्स इन द मार्केट, वो इसके बारे में ही है कि बैंक अगर आपको लोन देती है तो कितना लोन मार्केट में इशू करना है, कितना लोन इशू होना चाहिए. देखो देखो क्यों करते हैं ऐसा, क्यों मार्केट में लोन्स, क्रेडिट मतलब लोन्स, बैंक की बात कर रही हूँ ना मैं, तो बैंक मतलब क्रेडिट मतलब लोन्स. तो जब बैंक अगर ज्यादा लोन्स इशू करती जाएगी मार्केट में, ज्यादा लोन्स देती जाएगी, लोन्स देती जाएगी, तो लोग लोन खरीद, अगर सस्ते पे लोन देगी, समझो इंटरेस्ट कम है, तो लोन देगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने आएंगे लोन. अब ज्यादा से ज्यादा लोग लोन खरीदने आएंगे, लोन लेने आएंगे, तो उनका बाइंग पावर बढ़ जाएगा ना, खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. सब चीजें लोन पे मिल रही है, चलो ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, और लोन भी बैंक हमको सस्ते में दे रही है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो हमारी लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई. लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई, ज्यादा लोन ले लिया, ज्यादा लोन ले लिया, मेरे पास कैश ज्यादा आ गई, कैश ज्यादा आ गई, मेरा परचेसिंग पावर बढ़ गया.
अब मैं ज्यादा बाय कर रही हूँ, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो मार्केट में बाय ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो जब बाय ज्यादा होता है ना, तो जो जो कंपनीज होती है देखती है लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो अपने रेट्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि सेल्स, देखो क्योंकि कमोडिटीज कम हो जाती है ना। अब मैं ज्यादा खरीद रही हूँ कोई चीज, तो वो चीजें कम हो जाएंगी ना मार्केट में, कम हो जाएंगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा तो उनका रेट बढ़ जाएगा। देखो एप्पल्स खरीदने जाओ, तो सीजन खत्म हो जाएगा तो एप्पल्स का रेट महंगा हो जाता है ना, क्योंकि सप्लाई कम हो गई ना। तभी तो चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। तो आपने लोन ज्यादा लिया, लोन, बैंक्स आपको लोन देती जा रही है और आप लोन लेते जा रहे हैं। लोन ज्यादा लिया, कैश ज्यादा आ गई, कैश ज्यादा आ गई तो आपने ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दिया, तो मार्केट में सप्लाई कम हो गया गुड्स का। गुड्स का सप्लाई कम होने की वजह से महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन हो गया। तो अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कंट्रोल करती है? क्रेडिट कंट्रोल करती है। मतलब ये जो पॉइंट प्रीति ने बताया ना, इसमें बहुत सारे फंक्शंस आरबीआई के आते हैं, हिडन फंक्शंस। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है, ये नेक्स्ट पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि क्रेडिट कंट्रोल करने के साथ साथ वो क्या कंट्रोल करती है? अ साइमल्टेनियस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय बैंक व्हिच इज नोन एज इन्फ्लेशन कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन द मार्केट। समझ आई बात की नहीं समझ आई? मैम एक्ट एज ए एजेंट। हाँ, एक्ट एज एन एजेंट, वेरी गुड, एक्ट एज एन एजेंट, वेरी नाइस। ठीक है, चलो हमने बहुत सारे फंक्शंस डिस्कस कर लिए। आगे आप कुछ याद आए तो वो भी मुझे बता देना, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आरबीआई तो हो गया, अब फर्स्ट फर्स्ट अपेक्स पोजीशन पे कौन था? आरबीआई। हम क्या कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल सेटअप। हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप। मतलब हमने उस दिन पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, याद है? डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, कि सर्विसेज क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशनल सेटअप पढ़ रहे हैं हम। समझ आ रही है आपको बात? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, मतलब कितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंडर में, तो वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले कौन आते हैं? आरबीआई। आरबीआई के बाद कौन आते हैं? शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं ना, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। अब वो पढ़ रहे हैं। तो सेकंड पढ़ रहे हैं हम कमर्शियल बैंक। अब आपको पता है कमर्शियल बैंक क्या होती है? कोई जानता है कमर्शियल बैंक क्या होती है? यस, जो जिनका मेन पर्पस सिर्फ प्राइमरी फंक्शन, बैंक के प्राइमरी फंक्शन सिर्फ नहीं देखते हैं, वो एक्स्ट्रा फंक्शंस भी देखते हैं। ठीक है, जिसमें से उनका बिजनेस होता है, जिसमें से वो एक्स्ट्रा अर्न करते हैं। कमर्शियल मतलब जो बिजनेस मोटिव रखते हैं, सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन उसका उनका फंक्शन नहीं होता। ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गए। उनके बहुत सारे एजेंसी और सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, जिससे वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस मतलब आपको सर्विसेज देंगे, उसके अगेंस्ट में आपसे कैश लेंगे, मनी लेंगे, फंड्स लेंगे, कमीशन, फीस, एक्सेट्रा। अब कमर्शियल बैंक का ना देखो चार्ट बना हुआ है। अब क्या है ये चार्ट में देखो, कमर्शियल बैंक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक उनका है वर्किंग कैपिटल और दूसरा है टर्म लोन। अब देखो वर्किंग कैपिटल में ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इतना ज्यादा मत ध्यान देना। ठीक है, बस मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा देती हूँ कि क्या दिया हुआ है। ठीक है ना? कमर्शियल बैंक्स को वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन्स में बांटा गया। मतलब उन्होंने इन शॉर्ट बताया है कि जो कमर्शियल बैंक के फंड्स होते हैं ना, फंड्स, वो जो फंड्स होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक जो वो वर्किंग कैपिटल, मतलब डेली डे टू डे रूटीन एक्टिविटी, वर्किंग वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे रूटीन बिजनेस को करने के लिए, एक्टिविटीज को करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, रोज
कि बिजनेस को करने के लिए उनको रोज फंड्स चाहिए होते हैं, एवरी डे, डे टू डे जो उनको फंड्स चाहिए होते हैं ना बैंक्स को, उन्हें कहते हैं वर्किंग कैपिटल। कैपिटल मतलब फंड्स, वर्किंग मतलब डे टू डे रूटीन बिजनेस करने के लिए। तो उनको ना, ये देखो इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए। अब वो वर्किंग कैपिटल मतलब अगर आपको वो लोन देते हैं तो किसके अगेंस्ट में देते हैं? प्लेज। प्लेज मतलब कुछ गिरवी रख देना, हाइपोथिकेशन भी, ये सब वही है, गिरवी रखना, प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। ठीक है, उसमें आप क्या क्या रख सकते हो? आप अपने स्टॉक को रख सकते हो, अपने घर के पेपर्स को रख सकते हो, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ, प्लेज, हाइपोथिकेशन और क्या कहते हैं, मॉर्गेज, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हम अभी आगे जो स्लाइड्स आएंगे ना, देखो आगे आगे हम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको समझेगा जो आगे पेजेस आएंगे। ओवरड्राफ्ट। अब देखो बैंक के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जिसमें बैंक कुछ पैसा इसके लिए रखती है कि आपको अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक अपने पास उतना पैसा मेंटेन रखती है, लिक्विडिटी रखती है, कैश रखती है अपने पास। क्लीन एडवांसेस मतलब, क्लीन एडवांसेस मतलब जिसमें से मुझे क्लियर एवरी टाइम जिसमें से मुझे फंड्स जनरेट हो रहे हैं। आपको मैंने लोन दिया, एडवांस दिया, क्लीन एडवांसेस का मतलब जिसमें से मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब उसमें से मुझे अब मेरी मनी जनरेट हो रही है टाइम टू टाइम, कोई नुकसान नहीं हो रहा है मेरा, उसे कहते हैं क्लीन एडवांसेस। उसमें से भी तो आपको पैसे मिल रहे हैं, बैंक को पैसे मिलता है ना, फंड्स आते हैं बैंक के पास। उसके बाद है बिल्स। बिल्स मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके उसके लिए आपको फंड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ, कोई अगर आपको कोई कस्टमर आ गया आपको बिल्स डिस्काउंट करवाने के लिए, तो आप उनको कैश देनी पड़ेगी ना उनको बिल खरीद कर। आई होप आपको पता है बिल्स डिस्काउंटिंग क्या होता है। बिल्स डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस वेर इन अ बिजनेसमैन अप्रोचेस बैंक्स एंड सेल ऑफ देयर क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ, एक बिल्स बिल्स जो होते हैं ना, कस्टमर्स के बिल्स जो होते हैं, वो क्लाइंट आपको बेच देगा, कस्टमर ये बैंक को बेचेगा। तो बैंक क्या करेगी, आपका बिल खरीदेगी, समझो 30,000 का बिल है वो खरीदेगी, तो बैंक कस्टमर को पैसा देती है बिल खरीद कर। कितना देगी, डिस्काउंट काट के, मे बी 28,000, मे बी 29,000। तो ये क्यों काटती है, क्योंकि आपको बैंक, बिल है 3 महीने का, बैंक आपको पैसे दे रही है आज, मतलब आपको तो कैश आज मिल गई ना, इट इज एज गुड एज लोन। बैंक तो आपको कैश आज ही दे देगी और बिल खरीद लेगी। तो अब बैंक का क्या काम है, वो बिल को खुद से जाकर कस्टमर से वसूल करना। मतलब जब कस्टमर पे करेगा ना, तो ये पेमेंट किधर करेगा, वो बिजनेसमैन को पेमेंट नहीं करेगा। अब बैंक का काम है बैंक कस्टमर वाला। से पैसा, हाँ जी, बैंक का काम है कस्टमर से वसूल करना 30,000 का जो बिल था, वो 30,000 का 30,000 बैंक उनसे ले लेगी। अच्छा, तो बैंक ने अपने क्लाइंट को कितने पैसे दिए थे, बिजनेसमैन को 28,000 समझो, 28,000 का अमाउंट दिया था ना, तो बीच का जो 2,000 है वो बैंक अपनी कमीशन ऑन करती है। क्यों, क्योंकि ये सर्विस है ना जो बैंक बिजनेसमैन को दे रही है, अपने क्लाइंट को दे रही है, कि 3 महीने का बिल है पर आपको अमाउंट तो आज मिल रहा है ना बैंक की तरफ से एडवांस में, तो बैंक कुछ तो अपनी कमीशन काटेगी कि नहीं काटेगी, उसके लिए भी बैंक को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, फंड्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही तो वो बोल रहा है वर्किंग कैपिटल, मतलब ये वाले डे टू डे बिजनेस बिजनेस रूटीन करने के लिए ये आपको अमाउंट लगता है, बिल्स के फॉर्म में लगता है। उसके बाद है आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट फाइनेंस, मतलब अब देखो कोई कस्टमर आ गया जिनका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस है, उनको उनको भी तो फॉरेन करेंसी में डील करना है, तो वो बैंक के थ्रू डील करते हैं। तो वो एक्सपोर्ट फाइनेंस मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको फंड्स की नीड पड़ गई, आपके बिजनेस के लिए नीड पड़ गई, लोन की नीड पड़ गई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी में डील करना है, तो उसमें भी बैंक को एवरी डे कुछ ना कुछ फंड की नीड पड़ती है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes. So I hope you are understanding what is difference between working capital and term loans. So working capital, the funds required for the business
sorry, for the banks to do day to day business. और टर्म लोन्स मतलब जो लोन्स बैंक्स आपको देती है. अब वो टर्म लोन्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया. देखो एक्चुअली तो हाँ ठीक है, दो पार्ट्स में कह सकते हैं, तीन नहीं बोल सकते उसको. टू पार्ट्स में डिवाइड किया, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन. अब मीडियम टर्म किसे कहते हैं? एक्चुअली ये पहले थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता था, जिसे कहते थे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. अब मैं आपको बता दूं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स में क्या डिफरेंस होता है. शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर और अप टू 1 ईयर. अगर आपने बैंक से लोन लिया 1 ईयर तक का, या 6 मंथ्स का, 9 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, तो कौन सा लोन होगा? वो होगा मीडियम लोन, ये. नो नो, मीडियम नहीं, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म, यस, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म लोन. अगर मैं कहूँ मैंने ना लोन लिया 3 इयर्स के लिए और 1 ईयर से ज्यादा. लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म, नो नो नो, मीडियम टर्म. मीडियम टर्म मतलब होता है बिटवीन 1 and 3 years. बिटवीन 1 and 3 years मीडियम टर्म लोन होता है. जैसे ये ना वो चीजों के लिए होता है, जैसे आपने देखो घर के लिए जब हम लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म होता है, 20 साल का लोन, मोर देन 5 years, 1 to 3 years, या फिर ऐसे कह सकते हैं हम मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 years, उसे कहते हैं मीडियम टर्म लोन. मोर देन 5 years लॉन्ग टर्म लोन. लॉन्ग टर्म, ऐसे होते हैं, हाँ एग्जैक्टली ऐसे होते हैं. मतलब लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म, फिर 1 to 5 years होता है आपका मीडियम टर्म, फिर मोर देन 5 years होता है लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं ना, तो देखो 30,000 का आपने लोन ले लिया, कोई बिजनेसमैन आया बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया. देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एक टाइप ऑफ लोन होता है, आपको पता है. जब बिजनेसमैन को ही अवेल कर सकते हैं ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सिर्फ बैंक किसको देती है? बिजनेसमैन को. अब हर 2 महीने में उनको फंड्स की नीड पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? वो बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, चुकाते हैं, पैसा चुका देंगे, उनके करंट अकाउंट में आता है ये ओडी. आपको पता होगा ओडी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैन को मिलता है, सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका बिजनेस अकाउंट है. और बिजनेस अकाउंट किनका होता है? जो बिजनेसमैन होते हैं. वो बिजनेसमैन जो बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन करते हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होता है, उसे कहते हैं करंट अकाउंट. आपण बंद करू शकतो लेक्चरला अटेंडन्स राहून. हे बघ इथं म्यूट. किसका अनम्यूट है? प्रीति. प्रीति आपका अनम्यूट है बेटा. ओके, तो ना जैसे बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स भी इशू करती है, उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है ना. उसके बाद मीडियम टर्म लोन इशू करती है. जैसे मैंने एग्जांपल अपने ऑफिस के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली. प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट है समझो 5-6 लाख रुपए. अब ये 5-6 लाख रुपए में 3-4 साल में, 2-3 साल में, जैसे जैसे मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, रिटर्न्स मिलेंगे मुझे, प्रॉफिट्स मिलेंगे, वैसे वैसे मैंने चुका देना. समझो 2 साल के लिए, तो उसे कहते हैं मीडियम टर्म लोन. लेकिन अगर किसी ने घर के लिए लोन खरीदा, ठीक है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन खरीदा, तो ऐसे टर्म्स, ऐसे जो लोन्स होते हैं ना, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन. हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं इसे. ठीक है, समझ में आया? बस इतना भी डिटेल में नहीं जाना है इसकी, इसका ओवरव्यू समझना था. कमर्शियल बैंक्स आपको पता है क्या होती है? यूनिक सिस्टम है बैंक का. ये सोशल कंट्रोल एंड पब्लिक ओनरशिप होते हैं. मतलब ज्यादातर कमर्शियल बैंक्स को सोशल कंट्रोल दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट पे लुक आफ्टर है, पब्लिक ओनरशिप है, प्राइवेट नहीं होती है. ठीक है ना. कमर्शियल बैंक ज़्यादातर यही देखी गई है, नेशनलाइज्ड बैंक जो होती हैं वो. ठीक है, उनके फंक्शंस दिए गए हैं, देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. अब है ना, मुझे लग रहा है ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर लेफ्ट विथ जस्ट 5 minutes. तो मुझे लगता है हम ये नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करें. इज इट ओके विथ यू ऑल? क्योंकि अभी शुरू हुआ ना तो फिर खत्म नहीं होगा. ओके, तो ना आप अभी ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है, पेज नंबर 15 पे खड़े हैं. सो वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. टिल देन Hello, योर ma'am. होमवर्क. यस, Ma'am, I have joined today only. you have joined today only. Yes, ma'am.
So I Okay. want. Beta, I am not able to hear your voice properly. Will you speak little louder? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए प्रियंका. मैम मैंने आज ही ज्वाइन किया लेक्चर. हाँ दिस जी. इज माय फर्स्ट लेक्चर. Yes. तो मैम जो आप इसके पहले पढ़ाए हो ना, मुझे वो चाहिए था. हाँ जी, मतलब आई विल बी गिविंग यू. मैं ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना अपने यूट्यूब चैनल का मैं लिंक देती हूँ. ठीक है, अब तो मैं ओके नहीं दे मैम. पाऊंगी. मेरा सेल फोन अभी ऑक्यूपाइड है कहीं और. तो ओके. मैं ना आपको क्या कहते हैं, लिंक अपने चैनल की वो देती हूँ. उसको सब्सक्राइब कर दो. देखो, सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा. ये मैं जो डेली लेक्चर्स ले रही हूँ ना, आपके समझो मेरे लेक्चर्स हो गए, तो ना मुझे एवरीडे लिंक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ना हाँ. आप उसको क्या कर सकते हो, एवरीडे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है चैनल में. ठीक है, चैनल ओके पे मैम. जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे. प्लेलिस्ट में ना आपका ईएमएफएस का इंट्रोडक्शन चैप्टर ऐसे करके लिखा हुआ है. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन या फाइनेंशियल सिस्टम, जो भी नाम है. हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल सिस्टम. तो प्लेलिस्ट में ना आपको फाइनेंशियल सिस्टम करके दिखेगा. बहुत सारी प्लेलिस्ट होंगी, उसमें फाइनेंशियल सिस्टम में जाएंगे, आपको खुद ब खुद उसमें जितने लेक्चर्स अभी तक फाइनेंशियल सिस्टम के हो चुके हैं वो आपको वहां पे दिखेंगे. ठीक है, एट एनी यस टाइम मैम. यू कैन डाउनलोड एंड लिसन. यस ठीक मैम. है. थैंक यू मैम. So we'll meet next time, and we'll start with functions of commercial banks. By the way, when do I have the lecture? Uh, Tomorrow, Thursday, कभी है? कल है, अपना lecture है कल. Uh, I think it's on Thursday. We don't have it tomorrow. Anyways, जो भी है कल है. ओके, तो कल हम लोग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स करने वाले हैं. ठीक है ना. अच्छा हो गया, एक वो लिंक बैठ जाएगी ना, ज्यादा ब्रेक नहीं पड़ेगी. ठीक है. ओके, we'll meet tomorrow. So you guys have to be in the meeting. I will leave the room. So before leaving the room, I will have to make somebody as host. 1 minute, huh? Let me just see.